दोस्तों नमस्कार। सियासत भी गजब की चीज है। डर कोई और रहा था, डर कोई और गया। जो डर रहा था उसी ने डरा दिया और इंडिया के भीतर सेंध लग गई। राजनीतिक तौर पर इंडिया का एकजुट होना मौजूदा दिल्ली की सत्ता को बर्दाश्त शुरू से नहीं था। राजनीतिक तौर पर उसके लिए अपनी राजनीतिक जमीन पर खतरा खुले तौर पर था, क्योंकि इस देश के भीतर में जनता तय कर चुकी है इस पार या उस पार। और सत्ता की सियासत ने भी तय किया है या तो हमारे साथ या हमारे खिलाफ। और यही राजनीति इंडिया बनने के बाद उसके लिए घातक साबित हो रही थी। और अगर राज्य दर राज्य, छत्रप दर छत्रप और तमाम राजनीतिक दल एक साथ एकजुट मौजूदा बीजेपी सत्ता के खिलाफ नजर आने लगे और वह खड़े भी हो जाएं और बिल्कुल आमने सामने 1-to-1 की स्थिति हो जाए, तो चाहे केमिस्ट्री जोड़ लीजिए चाहे मैथमेटिक्स जोड़ लीजिए, राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए 272 का आंकड़ा छू पाना नामुमकिन सा था। राजनीतिक तौर पर जितनी भी तिकड़में इस दौर में देश की चकाचौंध को लेकर दिखाई गई या फिर एक के बाद एक निर्णय मोदी सत्ता के जरिए लिए गए हों, लेकिन जमीनी तौर पर जितनी रुखड़ी जमीन इस देश की जनता को नसीब हो रही है, उसने तो सरकार के भीतर की नींव को हिला रखा है। और शायद यही वजह है, एक मुद्दे के बाद दूसरा मुद्दा और दूसरे मुद्दे के बाद फिर कोई नया मुद्दा। इसी आसरे 2024 के चुनाव में दिशा लगातार मोदी सत्ता के बढ़ रहे हैं। अब सवाल यह था कि इंडिया में सेंध कैसे लगेगी, और सेंध लग सकती है इसकी शुरुआत तो ईडी के जरिए हुई थी, एजेंसियों के जरिए हुई थी। इसकी शुरुआत तो इस बात को लेकर हुई थी कि किसे कब किस मौके पर जेल में डाला जा सकता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर दो तीन बातें शुरू में साफ कर लीजिए, क्योंकि आज इंडिया के वो तमाम पन्ने आपकी आंखों के सामने अब रेंगने लगेंगे जिसको लेकर आप कहेंगे वाकई जो डर रहा था उसी ने डरा दिया। और एक के बाद एक अपने आस्तीन से जो भी चाल चली गई उसमें इंडिया फंसता चला गया, या सभी की राजनीति इससे पहले जिस उफान पर थी उसे समझ नहीं आया कि अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए अब कौन सा खेल खेला जाए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा नॉर्थ ईस्ट और असम के भीतर समूचे देश को दो बातें जतला चुकी है। एक, न्याय यात्रा के जरिए इस देश में बिल्कुल नए तरीके से विपक्ष या कांग्रेस उन मुद्दों पर आकर खड़ी हो चली है जिन मुद्दों को लगातार दिल्ली छुपा रही है। और दूसरी प्रक्रिया थी कि इस दौर में मोदी सत्ता को लेकर या कहें बीजेपी को लेकर कोई सवाल किसी प्रदेश में किसी छत्रप के जरिए जब उठाने की स्थिति नहीं, तब राहुल गांधी सीधे दो दो हाथ ये कहते हुए सड़क पर हैं कि अब आप हमारे खिलाफ एफआईआर कीजिए या कोई भी केस कीजिए, हम लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि यह न्याय के हक की लड़ाई है। अब सवाल यह था कि अब कल, यानी कल जब बंगाल के भीतर न्याय यात्रा को जाना है, असम के भीतर जो कुछ हुआ और जिस नजारे के साथ उभरा, उसमें राहुल गांधी ने जिस तेवर और तलखी के साथ यह मैसेज दिया कि वह खड़े हैं, उसके बाद अब सवाल था क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जब कूच बिहार में न्याय यात्रा कल पहुंचेगी तो ममता बनर्जी न्याय यात्रा के साथ चलेंगी या नहीं चलेंगी। लेकिन न्याय यात्रा के पहुंचने से ठीक पहले या कहें 24 घंटे पहले ममता बनर्जी ने एक झटके में कह दिया, एक भी सीट का समझौता कांग्रेस के साथ नहीं होगा। सवाल था क्या बंगाल के भीतर का अंतर्विरोध वामपंथी कांग्रेस और तृणमूल को लेकर उलझ चुका था, या फिर ममता बनर्जी को जिस आईने को दिखाने की कोशिश दिल्ली लगातार कर रही थी उसमें वह सफल हो गई। क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 1.5 दर्जन से ज्यादा टीएमसी के सांसद और विधायकों के नाम ईडी की लिस्ट में हैं। आज भी 3 जगहों पर बंगाल में छापे पड़े और आज भी जो सबसे मजबूत शख्स के तौर पर शहंशाह शेख हैं, उनके दरवाजे पर नोटिस चस्पा कर दिया गया क्योंकि वह फरार हैं।
राजनीतिक तौर पर कह सकते हैं कि ममता बनर्जी कहीं डर तो नहीं गई। राजनीतिक तौर पर यह भी कह सकते हैं कि इंडिया के भीतर सेंध लगाना हर हाल में इस दौर में मोदी सत्ता की जरूरत थी। इसीलिए राज्य दर राज्य अगर राजनीति अलग है तो राज्य दर राज्य चालें भी अलग हैं। एक चाल बारामती में शरद पवार के दायरे में फेंकी गई ईडी के जरिए, दूसरी चाल बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम भारत रत्न के ऐलान के साथ एक मोटी लकीर नीतीश और लालू यादव के बीच खींचने की कोशिश भी हो गई। तो इस लकीर दर लकीर की परिस्थिति में क्या यह माना जाए कि ममता बनर्जी के जरिए पहली सेंध लगा ली गई? और ममता बनर्जी जब सामने आई तो उन्होंने जिन 3 बातों का जिक्र किया, उन तीनों बातों से कांग्रेस ने इनकार कर दिया। उनका कहना है न्याय यात्रा को लेकर उनसे कोई बातचीत नहीं की गई। कांग्रेस का कहना है बातचीत ही नहीं हुई, बल्कि 13 जनवरी को बकायदा पत्र दिया गया। वो पत्र ईमेल के जरिए भी भेजा गया और फिजिकली भी भेजा गया, और फिर जब विजुअली सब जुड़े थे एक साथ कंप्यूटर के जरिए तो उसमें भी निमंत्रण दिया गया था। यह बात गलत है। दूसरी बात, सीटों के तालमेल को लेकर जो ममता बनर्जी कह रही हैं उसको कांग्रेस नहीं मान रही है। जो इंडिया गठबंधन के भीतर जिस चेहरे को लेकर वो जिक्र कर रही है उसको कांग्रेस नहीं मान रही है। तो अब यह गठबंधन के भीतर वह किसी भी तरीके के सीटों का तालमेल नहीं करेंगी। पहले उनकी बात सुनिए, तब उनकी बात को भी डिकोड किया जाएगा। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না বলতে, অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলে দেয়, কাজের চেপকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করেছে। ও তো জেলা পরিষদের সভাধিপতি আছে, আর ওকেও দুটো দায়িত্ব দেওয়া আছে নাটক টেটুকরা। এত মিথ্যে কথা আপনারা কেন বলবেন, কেন লিখবেন? तो ममता का बहुत साफ कहना है कांग्रेस से कोई चर्चा नहीं हुई, न्याय यात्रा के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है कि देश में क्या होगा, लेकिन हम सेकुलर पार्टी हैं और हम बंगाल में हम अकेले भाजपा को हराएंगे। सवाल है कि भाजपा को तो इससे पहले भी 2014 और 2019 में ममता बनर्जी ने हराया, लेकिन इसी दौर में ऐसी स्थिति आ गई कि सीबीआई से 2-2 हाथ ममता बनर्जी को करने पड़े, राज्यपाल से 2-2 हाथ ममता बनर्जी को करने पड़े, ईडी से 2-2 हाथ ममता बनर्जी को करने पड़े। केंद्र की योजनाओं से लेकर सीधा टकराव ममता बनर्जी का हुआ। और राजनीतिक तौर पर अगर बीजेपी को राज्य में ममता हरा भी देती है तो दिल्ली की कुर्सी बीजेपी या कहें मोदी सत्ता के लिए महफूज है। क्या यह संदेश नहीं है? क्योंकि ममता बनर्जी जब कह रही हैं कि कोई बातचीत नहीं, तो जानकारी निकलकर साफ आई कि 13 तारीख को बकायदा लेटर लिखा गया था, और यह लेटर फिजिकली भी पहुंचाया गया था। और खड़गे साहब यानी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लेटर लिखा, और राहुल गांधी ने अलग से लेटर लिखा, और जूम पर जब बैठक हुई तो उसमें भी इन्विटेशन दिया गया था। लेकिन ममता बनर्जी फिसली क्यों फिसली? इसको जानने समझने से पहले जरा कांग्रेस की इस बात को सुन लीजिए, जिसमें वो अभी भी कह रही है ममता बनर्जी के बगैर तो गठबंधन सोचा नहीं जा सकता है। यानी उन्हें लगता है सेंध लगी है, लेकिन उस सेंध को ढका जा सकता है, ममता बनर्जी को मनाया जा सकता है। मैं यही कहूंगा, इंडिया गठबंधन का एक स्तंभ टीएमसी है। इंडिया गठबंधन की कल्पना हम नहीं कर सकते ममता जी के बिना। कल हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं, सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं और कुछ ना कुछ नतीजा रिजल्ट निकलेगा। अब जयराम रमेश कुछ भी कहें, लेकिन एक सच तो साफ है, ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक जमीन को गंवाना नहीं चाहती है। ममता बनर्जी अपनी बनाई हुई जमीन पर कांग्रेस को घुसने देना नहीं चाहती है।
ममता बनर्जी देख रही है राहुल गांधी के जो तेवर हैं, उस तेवर के साथ वह जिस राजनीति को साध रहे हैं, उसमें पश्चिम बंगाल के भीतर भी कहीं दोबारा कांग्रेस का उदय ना हो जाए। और वह खुद भी तो कांग्रेस से निकलकर ही उस राजनीति को लगातार सहेजती चली गई जहां पर उन्होंने वामपंथियों से तेवर के साथ दो दो हाथ किए हैं। लेकिन नई परिस्थिति इस मायने में महत्वपूर्ण है कि जिस बंगाल में बीजेपी कभी सोच नहीं सकती थी, ममता बनर्जी के दौर में वही बीजेपी की एंट्री बंगाल में हुई है। क्योंकि 2019 के चुनाव में अगर 22 सीट ममता बनर्जी ने जीती लोकसभा की, तो 18 सीट बीजेपी ने भी जीती। और 43.7% वोट अगर ममता के हक में आया, तो बीजेपी के हक में भी 40.6% वोट आए। यानी राजनीतिक तौर पर वामपंथी या कांग्रेस नहीं, बीजेपी दरवाजे पर खड़ी है। बावजूद इसके ममता बनर्जी क्यों फिसल गई? अब हम कुछ नाम बताते हैं। आज जैसे शहंशाह शेख के घर पर, जो वहां पर 24 परगना में है, 125 केंद्रीय बलों कर्मियों की मौजूदगी के साथ ईडी पहुंची। उनके घर पर उन्होंने नोटिस चस्पा किया, ये फरार क्यों है? और इसके साथ साथ सुबोध चक्रवर्ती जो दमदम नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष हैं, और सुजीत बोस जो कि अग्निशमन सेवा मंत्री हैं, इनके दरवाजे पर भी ईडी पहुंची। एक तस्वीर बस देख लीजिए कि किस तरीके से नोटिस चस्पा किया गया, उसके बाद बताएंगे ममता बनर्जी क्यों फिसली। यह शहंशाह शेख का घर है 24 परगना में, जहां पर ईडी वाले उनके घर पर ग्रिल को बंद करके नोटिस चस्पा कर रहे हैं। बंगाल के भीतर ममता बनर्जी के किसी मंत्री, और वह भी ताकतवर मंत्री के दरवाजे पर पहुंचकर नोटिस को चस्पा करना, सत्ता ममता बनर्जी की और वह कुछ ना कर सके। राशन घोटाले का मसला है, और इसके साथ साथ अलग अलग मंत्रियों पर और अलग अलग नेताओं पर, अलग अलग सांसदों पर, अलग अलग विधायकों पर कितने नाम पढ़े जाएं, यह आप सोचिए। क्योंकि तमाम घोटालों के साथ अगर सबकी फाइल खुल गई तो फिर क्या होगा? मसला सिर्फ अभिषेक बनर्जी भर का नहीं है, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं। ममता आज के शहंशाह शेख को भी दरकिनार कीजिए, सुबोध चक्रवर्ती और सुजीत बोस को भी दरकिनार कीजिए। उसके बाद देखना शुरू कीजिए जिन नामों को हम पढ़ रहे हैं। सुदीप बंदोपाध्याय, 2015 में इनके खिलाफ ईडी के पास केस चला गया। तपस पाल, संजय बोस, कुणाल घोष, 2016 में इनके खिलाफ भी मामला ईडी के पास चला गया। और 2016-17 के बीच में अर्पिता घोष, शताब्दी राय, स्वागत राय, मुकुल राय, काकोली घोष, प्रसून बनर्जी, अपूर्वा पोद्दार, मदन मुखर्जी, सुब्रत मुखर्जी, सोवन चटर्जी, श्यामप्रदा मुखर्जी, ये नाम लंबी लिस्ट है। ये तमाम नाम ईडी की फाइल में है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में ईडी सौंप चुकी है। सवाल भतीजे का भी होगा, वहां भी माइनिंग का चक्कर, वहां भी नियुक्ति का मसला। लेकिन एक सवाल जहन में रखिए कि अगर राजनीति हो रही है, तो राजनीति में अपने करीबी या अपने नेताओं को बचाना सबसे पहला काम होता है। राजनीतिक तौर पर यही परमात ममता बनर्जी खा गई। और दिल्ली की राजनीतिक सत्ता जितने उग्र तरीके से राजनीति को साध रही है 2024 को लेकर, उसके सामने दूसरा कोई विकल्प बचता नहीं है। या तो सामने वाले को न्यूट्रलाइज कर दीजिए, या फिर सामने वाले के खिलाफ वो तमाम फाइल खोलते हुए पूरी कार्रवाई शुरू कर दीजिए, जिसके उसके राजनीतिक पिलर्स जो हैं एक के बाद एक ढहने लगे। और वो पिलर तभी खड़े हो पाए जब दिल्ली की सत्ता उनके पास आ पाए। यह संभव कैसे होगा? ममता बनर्जी मानकर चलती हैं कि उनकी अपनी राजनीतिक जमीन बची रहे, तो फिर आने वाले वक्त में वह सहेज लेंगी दिल्ली को भी। तो क्या यह माना जाए, इस दौर में राहुल गांधी जिस तेवर के साथ निकले हैं, उस तेवर की घबराहट हर किसी को हो चली है। और इस तेवर के आसरे अगला सवाल यह है कि इसके बाद तो बंगाल, फिर बिहार, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड, और उसके बाद तो उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी की सत्ता होगी। और राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे, तो सवाल यह है, जिस तेवर और तलखी के साथ राहुल गांधी इस दौर में
चुनावी मिशन पे निकले हैं, राजनीतिक मिशन पे निकले हैं, या उनकी बोली में कहें तो न्याय के हक के मिशन में निकले हैं, यह मिशन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से टकराएगा जरूर। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो कैसा हड़कंप लाएगा, इसका भी इंतजार करना होगा, क्योंकि वहां पर अगर साथ में अखिलेश अभी हैं और मायावती दूर खड़ी है तो क्या ये चीजें बदल भी सकती हैं। लेकिन उससे पहले हमें लगता है कि इस तेवर को जरा देखिए। राहुल गांधी जिस तरीके से असम के भीतर वहां के मुख्यमंत्री को खुले तौर पर सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहने से हिचकते नहीं हैं। हेमंत तो HBS जिसको कहते हैं उसका कंट्रोलर दिल्ली में बैठा है और वो देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर है। अब पता नहीं कहां से इसके दिमाग में आइडिया आ गया कि वो राहुल गांधी को डरा सकता है। जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं नहीं डरता। ध्यान दीजिए, राहुल गांधी की बातों पर शोर कौन मचा रहा है। वो कौन सी भीड़ है जो राहुल गांधी को सुनने के लिए पहुंच गई, तालियां बजा रही है, शोर मचा रही है। ये युवा तबका है। राहुल गांधी के अपने साथ भी एक युवा फौज चल रही है जिसके तेवर तीखे हैं और राजनीतिक तौर पर कांग्रेस की यह बिल्कुल नई जमीन बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और हर प्रदेश में, हर प्रांत में, हर इंडिया के साथ जुड़े छत्रपों के साथ संकट सबसे बड़ा यही हो भी चला है कि युवा उनके साथ नहीं खड़ा है। वो चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार के भीतर उठते हुए सवाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र ही क्यों ना हो। राजनीतिक तौर पर जिस तेवर की जरूरत है उसमें पहला सवाल नई राजनीतिक जमीन राहुल बना रहे हैं। दूसरा सवाल, जिस एजेंसी का डर दिखाया जा रहा है उस एजेंसी से दो दो हाथ करने के लिए राहुल गांधी तैयार हैं। दिल्ली में भी उनसे ईडी ने 5 दिनों तक 50 घंटे पूछताछ की है। बावजूद इसके खुले तौर पर वह तमाम जगहों पर सत्ता को और सरकार को चिताने से घबराते नहीं। और तीसरी परिस्थिति है कि राहुल बहुत एग्रेसिव है। इसके ठीक उलट, चाहे वो बंगाल के भीतर का सवाल हो, चाहे बिहार के भीतर की परिस्थिति हो, चाहे आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति को समझने की नए सिरे से जरूरत पड़ेगी, उसमें कांग्रेस का बढ़ना और कांग्रेस की नई राजनीतिक जमीन का पनपना। सवाल यह नहीं है कि 24 में कौन जीत रहा है, सवाल यह है कि आने वाले वक्त में और मौजूदा स्थिति में कौन अपनी राजनीतिक जमीन बिल्कुल नए सिरे से बना रहा है। बीजेपी के पास अपना वोट बैंक है, उस वोट बैंक को उसको विस्तार देना है। वो राम मंदिर के जरिए विस्तार नहीं मिलेगा, यह सच है। हर क्षत्रप के पास अपना वोट बैंक है, लेकिन उस वोट बैंक में कहीं ना कहीं वो तबका है जो दिल्ली की सत्ता से परेशान है और उसे दिल्ली की सत्ता को पलटना है। इसीलिए वो क्षत्रपों के साथ है और क्षत्रप इसीलिए कांग्रेस के साथ हैं। और अब कांग्रेस से दो दो हाथ करने की स्थिति में अगर ममता बनर्जी होगी तो क्या बंगाल के भीतर वोट बिल्कुल छितरा जाएगा। और सवाल यह होगा कि वहां पर जो एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिमों का मौजूद है वो ममता के साथ खड़ा हो या ना हो। यही सवाल बिहार में है, यही सवाल उत्तर प्रदेश में है और यही सवाल महाराष्ट्र में भी आएगा। इसीलिए ममता बनर्जी को कहना पड़ता है, मैं किसी भी हालत में सीटों का समझौता नहीं करूंगी, लेकिन मैं इंडिया अलायंस में हूं। और कमोवेश यह स्थिति राजनीतिक तौर पर बिहार के भीतर थोड़ी सी अलग है, खास तौर से नीतीश कुमार को लेकर। और नीतीश कुमार जिस राजनीति को साधना चाहते हैं उस राजनीति में नए तरीके से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान के साथ एक नई सियासत की घड़ी को खोल दिया गया। अब सवाल यह है कि नीतीश क्या करेंगे। अब सवाल यह भी है कि जिस मुस्लिम वोट बैंक के आश्रय और जिस यादव वोट बैंक के आश्रय वह लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ खड़े हैं, क्या उसमें शिफ्ट आएगा। संकेत बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, मसलन आज ही जब भाषण दे रहे थे तो इस बात का जिक्र करने से नहीं चूके कि कांग्रेस की सत्ता भी तो दिल्ली में थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने कर्पूरी ठाकुर किसकी मांग तो वो पहले से कर रहे थे, 2005 और 2006 से कर रहे थे, लेकिन भारत रत्न नहीं दिया। भारत रत्न मौजूदा
वक्त की सत्ता ने दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, तो तारीफ के पुल यहां भी बंद गए। ये आने वाले वक्त की परिस्थिति दिखला रहे हैं, या इसी दौर में पंजाब से एक फुसफुसाहट निकल कर आती है भगवंत मान के जरिए, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, कि पंजाब में समझौता तो नहीं होगा। सुनिए जरा, दोनों को सुनिए। तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। तो क्या कहा जा सकता है, इस कतार में नीतीश कुमार भी हैं, इस कतार में केजरीवाल भी हैं? क्योंकि राजनीतिक तौर की परिस्थिति को समझिए अगर, तो पंजाब में समझौता नहीं होगा। वजह बहुत साफ है, वहां बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी नहीं, तीसरे नंबर की पार्टी नहीं, वो चौथे नंबर की पार्टी, और बहुत कम परसेंट उसके पास वोट रहा है, और इससे पहले वो अकालियों के साथ थे। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अपनी राजनीतिक जमीन गठबंधन करके क्यों डगमगाना चाहेंगे। लेकिन अगला सच यह भी है, जिस बात का जिक्र मान कर रहे हैं, कि पंजाब में तो उनकी सरकार, तो फिर उन्हें ही सभी सीटों पर लड़ना है। लेकिन अगला सवाल कोई भी पूछेगा, दिल्ली में भी तो आम आदमी पार्टी की सरकार, लेकिन आम आदमी पार्टी को 1% वोट भी नहीं मिला। दिल्ली के भीतर में कांग्रेस को लगभग 22.5% मिले, बीजेपी को लगभग 57% वोट मिल गए। तो फिर राजनीतिक जीत कैसे होगी? और यही सवाल नीतीश कुमार के सामने बिहार को लेकर है। बिहार में अगर बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों के वोट परसेंटेज देखिए, तो दोनों मिला के 46% हो जाते हैं। और अगर बीजेपी माइनस हो जाए और नीतीश, आरजेडी और कांग्रेस तीनों मिल जाए, तो तीनों मिलकर भी लगभग 45-46% हो जाते हैं। तो इसके मतलब क्या है? इसके मतलब बहुत साफ है कि नीतीश अगर मौजूदा वक्त में साथ रहते हैं, तो इन्हें बहुत कुछ बांटना पड़ेगा। बीजेपी के साथ रहते हैं, बांटना कम पड़ेगा, फायदा ज्यादा मिलेगा, लेकिन आने वाले वक्त में अधिकार खत्म हो जाएंगे। लेकिन आखिरी सवाल जो बार बार घूम कर आ रहा है कि क्या ये राज्यों के चुनाव हैं? जी नहीं, परसेप्शन दिल्ली का है, और उस दिल्ली की सत्ता को लेकर परसेप्शन ना तो ममता बना रही है, ना नीतीश कुमार बना रहे हैं, ना केजरीवाल बना रहे हैं, ना शरद पवार बना रहे हैं, ना उद्धव ठाकरे बना रहे हैं। कांग्रेस अपने तौर पर सबको पिरो रही है। यानी इंडिया की नब्ज कांग्रेस के साथ अटकी, और कांग्रेस की धड़कन राहुल गांधी की न्याय यात्रा के साथ चल रही है। इसीलिए यह न्याय यात्रा बंगाल में अब ममता साथ दे या ना दे, बिहार के भीतर साथ नीतीश चले या ना चले, उत्तर प्रदेश वो मैदान सीधे तौर पर निकल कर आएगा जहां पर अगर जनता साथ चल पड़ी, तो राजनीतिक तौर पर एक बदली हुई हवा एक झटके में ना सिर्फ कांग्रेस को लेकर बल्कि इंडिया के भीतर भी कुलांचे मारने लगेगी। और इसीलिए कांग्रेस जहां जहां अकेले चलेगी, वहां पर उसको कितनी जीत मिले या ना मिले, लेकिन राजनीतिक तौर पर आने वाले वक्त के लिए उसके लिए एक नए विस्तार की जमीन बन रही है, जिससे घबराहट क्षत्रपों में होगी। और क्षत्रपों के भीतर की यह घबराहट को और पैना करने के लिए दिल्ली अपनी सियासत को साधने से चूक नहीं रही है, क्योंकि उसके भीतर भी एक घबराहट तो है। अगर देश दो हिस्सों में बटा हुआ है वोटिंग के तौर पर, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ विरोधी, तो बीजेपी के हिस्से में वोट उतना कैसे जाएगा जिसका आकलन वो 2024 को लेकर 400 पार कर रही है। और अगर वो आकलन फिट नहीं बैठता है, तो क्या 200 पार आते आते बीजेपी हांफने तो नहीं लगेगी? तो रास्ता एक ही बचता है, खुद डरें, इससे बेहतर है सामने वाले को डरा दें। तो क्या
बंगाल से ये शुरुआत हुई है, ये बिहार भी जाएगी, ये महाराष्ट्र भी जाएगी, ये उत्तर प्रदेश भी आएगी, लेकिन इन सब के बीच एक मोटी लकीर जनता को तय करनी है, उस रास्ते को तय करनी है जिस रास्ते 2024 को लेकर इस देश का भविष्य लोग देखना चाहते हैं। सियासत अबूझ पहेली नहीं है, लेकिन राजनीतिक तिकड़में हर अबूझ पहेली के सामने एक नई पहेली खड़ा कर देती है, और ममता बनर्जी का यह दाव अपने आप में एक पहेली तो है, लेकिन पारदर्शी है, नजर आ रहा है। वजह क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।